एनसीईआरटी कर रहे थे, उसमें हम वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एनसीईआरटी का नाम है, समाजशास्त्र की समझ। और आपका जो चैप्टर है वो है पश्चिमी समाजशास्त्री, वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट। इसमें कार्ल मार्क्स तक हमने किया हुआ था। आज हम इमाइल दुर्खीम, है ना, इमाइल दुर्खीम भी बोलते हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने ये बैकग्राउंड में देखा हुआ है कि जो सोशियोलॉजी है वो कैसे पैदा होती है, समाजशास्त्र का जन्म कैसे होता है। और ये हमने समझा कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति है और उसमें हमें देखना क्या है ना, कैसे वो नया मध्यम वर्ग पैदा हो रहा है। फ्रांस में मध्यम वर्ग पैदा हो चुका होता है और जर्मनी में मध्यम वर्ग नहीं पैदा हुआ है, इसलिए वहाँ पे बौद्धिक क्रांति, इंटेलेक्चुअल जो दर्शन वगैरह, फिलॉसफी सब्जेक्ट हैं, ये सब बहुत डेवलप होते हैं। और फ्रांस में पैदा हो चुका है, नई व्यवस्था है, नए लोगों के पास पैसा है, वो बदलाव चाहते हैं। और हमने फ्रांसीसी क्रांति में देखा कि फ्रैटर्निटी है, फ्रीडम है, इस तरह के ना, और इक्वलिटी, तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसी बातें की गई। और इधर औद्योगिकरण, चूँकि ऐसा नहीं कि फ्रांस में उद्योग नहीं है, जर्मनी में नहीं है, सिर्फ ब्रिटेन में है, नहीं, लेकिन ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति है वो थोड़ा तेज है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो हम बोल देते हैं कि ब्रिटेन से संबंधित है, जबकि दुनिया के सभी देशों से संबंधित है वो, लेकिन मुख्य रूप से बताने के लिए बस एक शब्द है, एक देश है, एक स्थान विशेष को थोड़ा सा ले लेते हैं। और जो फ्रांस के परिवर्तन है वो ब्रिटेन को प्रभावित कर रहे हैं, जो ब्रिटेन के परिवर्तन है वो फ्रांस को प्रभावित कर रहे हैं। और काफ़ी बड़ा बदलाव आ रहा है, चेंज एक मास लेवल पे हो रहा होता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो हमने देखा था कि शहर बढ़ रहे हैं, गाँवों से लोग शहरों की ओर आ रहे हैं, तो जो शहरीकरण है, जो शहर हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में भी समझा था, शहर की जो लोगों को संभाल पाने की क्षमता है वो कम होती है। और ज़्यादा पॉपुलेशन जब आ जाती है तो ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, है ना, ओवर अर्बनाइजेशन बोल देते हैं इसको बहुत बार में। तो ये थोड़ा निगेटिव टर्मिनोलॉजी है, ये नकारात्मक शब्द है, अति नगरीकरण जब हम बोलते हैं। लेकिन हाँ, उस संदर्भ में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ घट रहा है। तो स्लम्स बढ़ गए। स्लम्स को उन दिनों जर्मनी में घेटो बोला जाता था। तो घेटनाइजेशन एक टर्म यूज़ हुआ कि घेटोकरण की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है, वहीं से आया है ना, झुग्गियाँ वगैरह बढ़ रही होती हैं। फिर हमने देखा कि कार्ल मार्क्स ने कैसे उस चीज़ को हमें समझाया कि इस प्रॉब्लम, जो ये समस्या है, इसका हल कहाँ है। लेकिन मार्क्स चूँकि मुख्य रूप से अर्थशास्त्री हैं, वो कोई सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स को बेस में लेके चलते हैं। और वो उनका मतलब है कि भविष्य को प्रेडिक्ट करना। इकोनॉमिक्स जो होता है वो प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी पे चलता है। तो जब उनको प्रेडिक्ट करना है तो इसलिए इतिहास का बहुत सारा सहारा लेते हैं वो, और आने वाले भविष्य की चिंताओं के बारे में बताते हैं, भविष्य का अनुमान लगाते हैं और बताते हैं कि साम्यवाद आएगा, कम्युनिज्म जो है वो पैदा होगा। और क्लास की बात करते हैं, बोलते हैं हिस्ट्री जो है वो क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। फिर हमने देखा कि वर्ग को ऑब्जेक्टिव अर्थ में देखते हैं, सब्जेक्टिव मीनिंग के साथ देखते हैं, व्यक्तिनिष्ठ अर्थ में देखते हैं, ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट में नहीं देखते हैं, क्योंकि उनका जो मुख्य मकसद है वो रिवोल्यूशन है, क्रांति है। ये थोड़ा सा हमने समझा एनसीईआरटी वाले क्लास में। इमाइल दुर्खीम ट्रू सोशियोलॉजिस्ट हैं, सही अर्थों में समाजशास्त्री हैं। इमाइल दुर्खीम एक विषय के रूप में सोशियोलॉजी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल है कि जो है, अगर हम एक कोशिका है, नंबर ऑफ सेल्स हैं, वो मिल करके ह्यूमन बॉडी बनाती हैं। और लेकिन आप सेल के वर्क को समझ करके ह्यूमन बॉडी के वर्क को नहीं समझ सकते हो। मतलब कोशिकाओं के कार्य को देख करके इंसानी शरीर के काम को आप नहीं बता सकते हो। तो इवन अब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, तो वो काम है, लेकिन आप उससे हाथ का काम नहीं बता सकते हो, उससे आँख का काम नहीं बता सकते हो। दुर्खीम का ये कहना है, डर्कहाइम का, कि जब हम इस तरह के तर्क दे रहे होते हैं तो इंसानों के शरीर में तो हम इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में नहीं करते हैं। तो समाज या सोसाइटी की सेल या कोशिका कौन है? डर्कहाइम के हिसाब से वो इंसान है, व्यक्ति हैं, हम लोग हैं। लेकिन हम लोग
के कामों को जान करके आप समाज के काम को नहीं जान सकते। यू कैन नॉट नो द फंक्शन ऑफ सोसाइटी बाय द नोइंग द वर्क ऑफ इंडिविजुअल या फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी इन फंक्शन ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिविजुअल। तो यू कैन नॉट नो द फंक्शन ऑफ सोसाइटी, होल फंक्शन ऑफ सोसाइटी। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम जब दुर्खीम कुछ बता रहे होते हैं, वो बहुत सारे समस्याओं को देख रहे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं और उसका हल बता रहे हैं कि असल में समस्या इसलिए क्योंकि कुछ अलग है। तो जब वो देखने की कोशिश करते हैं तो वो इंसानों को ले रहे हैं और ये बताते हैं कि जैसे इन्होंने परिवार बनाया मिल करके, तो परिवार में यहाँ पे जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं, नॉर्म्स की चर्चा कर चुके हैं, मानदंड जिसको आप बोल रहे हो, मानदंड बोल रहे हो, जिसको आप मूल्य बोल रहे हो, वैल्यू बोल रहे हो, जिसको आप विश्वास बोल रहे हो, बिलीफ जो आप बोल रहे होते हो, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आप बनाते हो, प्रथा, कस्टम, ट्रेडिशन, परंपरा, लॉ, कानून, हमने एक वर्ड और लिया था, संस्था बोला था। तो ये जो सब कुछ आप बनाते हो, अगर ये इसका विरोध करेगा, क्योंकि ये सबके दिमाग में होता है, तो कोई इसका जब विरोध करता है तो वो बाकी सारे लोगों का एक बाहरी दबाव उस पर काम करने लगता है। तो इसलिए डर्कहाइम का ये कहना है कि इसके बिहेवियर पैटर्न को देख करके, ये कैसा व्यवहार कर रहा है, इसके व्यवहार की प्रक्रिया क्या है, उसको समझ करके हम ये समझ सकते हैं, इन चीज़ों को पहचान सकते हैं। और ये चीज़ें ही अगर ये जान रहे हैं, अगर इसको जानते हैं, तो फंक्शन ऑफ होल बॉडी हम समझ पाएंगे, ये पूरे शरीर के काम को हम समझ पाएंगे। दुर्खीम की निगाह में, डर्कहाइम की निगाह में, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोशल फैक्ट हैं, सामाजिक तथ्य हैं। जैसे बहुत सारे तथ्य होते हैं, तथ्य है ना, जिसको हम जांचा परखा जा सकता है ना, जिसमें वैलिडिटी रिलायबिलिटी होती है, उसको हम फैक्ट बोल देते हैं, तथ्य। तो मनोवैज्ञानिक तथ्य साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं। ऐसे फिजिक्स के अपने फैक्ट्स होंगे, मैथमेटिकल फैक्ट होंगे, बायोलॉजिकल फैक्ट होंगे, जीव विज्ञान के तथ्य होंगे। ऐसे ही सोशल फैक्ट होते हैं, सामाजिक तथ्य होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई जिंदा है, हमने बोला ये बायोलॉजिकल फैक्ट है। लेकिन जब हम सोशियोलॉजी को देखते हैं तब हम समझते हैं कि यहाँ पे हम सोशियोलॉजिकल फैक्ट की बात करते हैं। सोशियोलॉजिकल फैक्ट क्या है? होलनेस के साथ जुड़ा है, जब लोग समूह में रहते हैं वहां से जुड़ के आता है, क्योंकि ये इनके व्यवहार को खास पैटर्न दे रहा होता है और इसको निर्धारित कर रहा होता है। इसलिए दुर्खीम का ये कहना है कि आप इस चीज को तब जान सकते हो जब आप इसका ऑब्जर्वेशन करते हो, है ना, पर्यवेक्षण बोलते हैं ऑब्जर्वेशन को। तो जब आप इसको ध्यान से देखते हो, लोगों के व्यवहार के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हो, ये लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तब आप इसको जान सकते हो, तब आप सामाजिक तथ्य को पहचान सकते हो। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको इसको समझना है तो इनके व्यवहार को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। तो फिर जब ध्यान से देखोगे, खुद को दूर रख के देखोगे, इनके व्यवहार को ऑब्जर्व करोगे, तो वो पैटर्न खोज लोगे। तो इसलिए बोल देते हैं कि सोशल फैक्ट जो है वो वस्तुओं के भांति हैं, थिंग्स, है ना, सोशल फैक्ट, है ना, जस्ट लाइक थिंग्स, वस्तुओं की भांति हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन कैसे देखेंगे? इनका व्यवहार को देखेंगे तब देखेंगे। अब दुर्खीम इसके फिर आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं ये जो सोशल फैक्ट जिसको आप कह रहे हो, असल में ये इसलिए उपयोगी है क्योंकि ये कंस्ट्रेंट है, ये बाध्यकारी है, इसके व्यवहार को बाध रहा है और इससे बाहर है, ये इसके अंदर नहीं बल्कि सभी की निगाहों में है, इसलिए एक्सटीरियर है, इसलिए ये बाध्यकारी है। तो कोई भी, जैसे हमारी संस्कृति, हम परिवार में जाते हैं, व्यवहार करते हैं, पिता का सम्मान इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारा मन है, नहीं करेंगे तो चार लोग बोलेंगे भी, इसलिए कर रहे हैं। तो वो जब आप उस ध्यान से उस व्यवहार को देखते हो, उस पैटर्न को देखते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि
ये व्यवहार मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि समाज इसकी निंदा करेगा, पिता क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, जो क्या सोचेंगे वाला भाव है वो क्या है, वो हमसे बाहर है, हम नहीं निर्धारित कर रहे हैं। और यही क्या सोचेंगे वाला ही भाव क्या है, सामाजिक तथ्य है। लोग क्यों सोचेंगे, क्योंकि ये निश्चित मानदंडों का निश्चित जो नॉर्म्स हमने लोगों ने डिसाइड किए है उससे अलग जा रहा है। लोगों को आदत है उन चीज़ों की कि ऐसा होना चाहिए, वो शुड बी बिहेवियर, होना चाहिए का व्यवहार हमको बोल देते हैं मूल्य। तो ऐसे मूल्य हैं, तो हम जब वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, उस तरह सम्मान नहीं देते हैं, वैसी शादी नहीं करते हैं, अपनी जात में नहीं, धर्म में नहीं करते हैं, बल्कि उससे अलग थोड़ा हटते हैं, तो हमें आलोचना का, क्रिटिसिज्म का डर होता है। और इस तरीके से समाज जो है वो हमको फोर्स कर देता है कि हम काम करें। तुर्कीम उसी चीज़ को बता रहे हैं, डरखाइम उसी को, एक्सटीरियर और कंस्ट्रेंट दो वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं, उसी चीज़ को वो सामाजिक तथ्य बोल देते हैं और इसको हम देख करके समझ सकते हैं। तो ये इनकी सेंट्रल थिंकिंग है। इस चीज़ को फिर थोड़ा सा इसमें आगे है ना, ठीक है। अब इसी को कोड ऑफ कंडक्ट आप कह सकते हो, नैतिकता का, जिसके थ्रू अब इन सबको मिला दो तो कोड ऑफ कंडक्ट वैसी कुछ चीज़ बन जाएगी, वही बताना चाह रहे हैं दुर्खीम। और ध्यान से देखेंगे तो दुर्खीम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये मान ले रहे हैं कि जो इंसान का व्यवहार है ये बाहर से आरोपित है। तो हमने एक शब्द पढ़ा था, संरचना, स्ट्रक्चर, और यही स्ट्रक्चर की बात जो है कार्ल मार्क्स भी कर रहे थे। स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। डरखाइम अपनी चीज को आगे बढ़ाते हैं, अगली किताब लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, उसमें बात करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, श्रम विभाजन की बात करते हैं। जब वो श्रम विभाजन की बात करते हैं तो बताते हैं कि जब जैसे गांव था, परिवार छोटा था, गांव में कम लोग रहते थे, एक दूसरे से मिलते थे, रिश्ते जो है वो व्यक्तिगत हुआ करते थे, मेल जोल था, इमोशन था, सब कुछ है। तो फिर ये कैसा होगा, ज़्यादा बाध्यता होगी। एक्सटीरियर है लेकिन कंस्ट्रेंट, बाध्यकारी जो मतलब इसका एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रेंट है वो ज़्यादा मजबूत होगा। बाध्यता का जो तत्व है वो बहुत मजबूत होता है, क्योंकि क्लोज सोसाइटी में, छोटे समूहों में इस तरह का विरोध आपको देखने को मिलता है। अब इस समय क्या था, श्रम कैसे विभाजित था, कोई विशेष काम नहीं था, कोई स्पेशलिस्ट वर्क नहीं था, हर आदमी खेती कर रहा था, हर आदमी पशुपालन में मदद कर रहा था, घर की सभी औरतें घर के काम में हाथ बटाती थीं, आपस में मेल जोल था और उस तरह का जीवन था। इस वाले को उन्होंने मैकेनिकल सॉलिडरिटी कहा, यांत्रिक एकता का। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वहां से पढ़ लीजिएगा। यांत्रिक एकता का मतलब होता है कि जब किसी यंत्र की एकता होती है, अगर उसमें से कोई एक पार्ट निकला या कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ ऐसा होता है, तो वो पूरी फंक्शनिंग गड़बड़ होने लगती है। तो वो फिर बहुत ज़्यादा, इसलिए कोई भी पुर्जा गड़बड़ होगा तो बहुत मजबूती के साथ उसको गड़बड़ नहीं होने देंगे, बचाते हैं। तो जब इसको बचाते हैं तो इसमें कोई भी अगर गलत काम किसी ने थोड़ा भी किया तो ये बहुत रिप्रेसिव है, दबाव मूलक कानून बना देंगे, इसको बहुत सारा दंड मिलेगा, पनिशमेंट का लेवल बहुत हाई होता है ना। इस टाइप ऑफ सोसाइटी, इस तरह के जो समाजों में जो है, जो पनिशमेंट लेवल इज़ वेरी हाई, बहुत हाई होता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि ये समाज, जैसे हमारा गाँव का समाज, आज आप हरियाणा में खाप पंचायत के बारे में समझ सकते हो, वो सोसाइटी कैसी है, आप गोत्र के बाहर शादी करोगे ग्रामीण, लेकिन आप दिल्ली के समाज में रहो तो इतना दबाव नहीं महसूस करते हैं। तो ऐसा घट रहा है उनके यहाँ शहरीकरण, अर्बनाइजेशन बहुत पहले हो गया था, बहुत तेज हो गया था, इसलिए वो उन चीज़ों को देख पा रहे थे। हम तो बहुत अब जाके शहरीकरण की प्रक्रिया में है, तेज़ी से अब परिवर्तन है, इसलिए हमें ये चीज़ें हमें अब दिख रही हैं, है ना। डरखाइम के समय में बहुत कुछ बदल रहा था। तो अभी भी हमारे यहाँ ग्रामीण समाज में पंचायतें हैं, हुक्के हैं, खाप पंचायतें हैं, समाज है, धर्म है, रीति रिवाज है, गांव है, महत्वपूर्ण है, जातियां हैं, सब कुछ, जाति पंचायतें हैं, सब कुछ महत्वपूर्ण है। तो लेकिन जब आप
नई दुनिया में आते हो तो नई दुनिया में कैसा है कि हर आदमी संगठन में आ रहा है, अपना उसका स्पेशल कुछ काम है वो करता है, पूरे संगठन में अकेले नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोग मिलके कर रहे हैं, अपना स्पेशलाइजेशन है, अपना काम किया अलग हो गया। तो जब लोगों से मिला तो कोई पर्सनल रिलेशन नहीं बल्कि इम्पर्सनल है, अवैयक्तिक है। हाँ ठीक है, हंसी मजाक हुआ लेकिन वो अपनी दुनिया में लौट गया। तो ऐसा कोई समाज बनता नहीं है जो बहुत दबाव बनाए। तो स्पेशलाइजेशन की दुनिया है, ये विशेषीकरण की दुनिया है जो, और इसमें क्या है कि हर आदमी स्पेशलिस्ट है, हर आदमी का अपना काम कुछ खास है, वो अपने काम से लगा हुआ है। वहाँ बनने वाले रिश्ते उस पर दबाव मूलक नहीं हैं। तो यहाँ पे जब भी कुछ कानून होगा या कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ भी होगा तो रिफॉर्मेटिव होगा। और ये एकता कैसी है, जैसे अगर आप उंगली आपकी कट जाए तो क्या पूरा शरीर खत्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। हाँ, महत्व तो अलग है इस यूनिटी में भी, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी बोल देते हैं, सावई शरीर की जैसी एकता हो जाती है कि हर चीज विशेष काम करने लग रही है, स्पेशलिस्ट है ना। तो विशेषज्ञता है। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या, ऐसी अवस्था में क्या हो जा रहा है कि जब कहीं कुछ, जैसे अगर किसी को आप इतना दंड दोगे वो डरा रहेगा तो वो कभी रचनात्मक नहीं होगा। ये समाज रचनात्मकता को बढ़ाएगा, क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। जब रचनात्मकता को बढ़ाएगा ऐसा समाज, तो फिर क्या हो जाता है कि वहाँ पे अपने आप कानून ऐसा होगा कि थोड़ी बहुत गलती हो तो भी बर्दाश्त करेगा। और जब रिश्ते पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है, अवैयक्तिक हैं, व्यक्तिगत संबंध नहीं है, तो ऐसे में समाज का दबाव भी कम हो जाएगा, लोग व्यक्तिगत निर्णय ज़्यादा लेंगे। तो अब जो अपना जीवन, अपना परिवार, अपने रिश्ते, अपना खान पान, सब कुछ अपना नीड बेस रिलेशनशिप, इस तरह की सोच पैदा होती है। मार्क्स ने भी इसको कहा, लेकिन मार्क्स भी कह रहे हैं कि जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक बदलाव नहीं आएगा। दुर्खीम भी कहते हैं कि ये जो एकदम से ये वाला भी बहुत गड़बड़ है, मैकेनिकल वाला, और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होना भी गड़बड़ है। तो एक संतुलन सा होना चाहिए। जो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है, डिवीजन ऑफ लेबर है, श्रम का विभाजन है विशेष, उसमें भी थोड़ा सा क्या है कि ये एकता होनी चाहिए। और वो जहाँ काम कर रहा है अगर वहाँ उसको प्यार मोहब्बत मिले, निश्चित नियम मिले, पैसा ठीक मिले, सब कुछ अच्छा हो, तो वो इस तरह की किसी चीज़ को वो बनाएगा। वो इम्पर्सनल रिलेशनशिप उसका थोड़ा इमोशनल हो जाएगा, वहाँ से जुड़ाव होगा, तो दुनिया थोड़ी सी खूबसूरत होगी। जो वो वस्तुकरण होगा, कमोडिटिफिकेशन हो रहा है। तो दुर्खीम भी इस चीज़ को मान रहे हैं और मार्क्स भी मान रहे हैं कि इंसान वस्तु की भांत हो गया है ना। जिन पैदा वस्तुओं को उसने पैदा किया उसी पर मजबूती हावी हो चुकी है, ऐसा मार्क्स बोल देते हैं। और ये बात दुर्खीम बोल रहे हैं। तो जब आप थिंकिंग देखते हैं, अच्छा कार्ल मार्क्स जो है वो जो चेंज की बात कर रहे हैं एवोल्यूशनरी चेंज है, लेकिन ये जो चेंज की बात कर रहे हैं ये रिफॉर्मेटिव है, ये सुधारवादी परिवर्तन हो जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर है, इतना ही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कुछ विशेष इसमें दिख नहीं रहा मुझे, है ना। इसी तरीके से दुर्खीम आत्महत्या का अध्ययन करते हैं, सुसाइड का करते हैं। सुसाइड में दुर्खीम बताते हैं कि जो है क्या होता है कि जो समाज ऐसे मजबूती से जुड़े होते हैं वहाँ पे भी कभी कभी समाज इतना दबाव बना देता है कि आदमी सुसाइड कर लेता है। जो पूरी तरीके से अलग हो जाता है वहाँ पे भी सुसाइड बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो बीच का समाज है, जहाँ ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है, सावी एकता है, जहाँ श्रम विभाजन अच्छा है, लोग विशेषज्ञ हैं, संबंध अवैयक्तिक और वैयक्तिक के मिले जुले मिश्रण है, थोड़ा खूबसूरत समाज, वहाँ पे सुसाइड जो है वो कम है। तो वो संतुलन की आप तो कह सकते हैं कि जो दुर्खीम है वो एक बैलेंस के जो है वो थेरिस्ट हैं, एक संतुलन के जो है विचारक हैं वो, है ना। अब ऐसी सिचुएशन में क्या है कि अब हमारे पास है कि अगला जो इसमें आपके पास थिंकर है वो है आपके पास मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर के साथ क्या है कि मैक्स वेबर भी जर्मन ही है, और मैंने आपको बताया कि जो देखो फ्रांस में मिडिल क्लास पैदा हुआ है, तो फ्रांस में जो लोग हैं विचारक पैदा हो रहे हैं, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा राज्य को सुधारने पे है। जैसे राज्य अच्छा कैसे होगा,
जिन संगठनों में प्रैक्टिकल लाइफ हो रही, जिसमें बिजनेस हो रहा है, वो कैसे है, क्योंकि फ्रांस में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, उद्योग बढ़ चुके थे, बड़ा मध्यम वर्ग पैदा हो चुका था। तो वो लोग ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, स्टेट कैसे होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, लोगों की स्वतंत्रताएं कितनी होनी चाहिए, काम करने की आज़ादी होनी चाहिए, कितना इंटरफेरेंस होना चाहिए, इस तरह के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। लेकिन जर्मनी में अभी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उतनी मजबूत नहीं है, मिडिल क्लास पैदा नहीं हुआ है, तो वो लोग जो सोच रहे हैं वो थोड़ा विचार दूसरे तरीके का है उनका। वो विषय क्या होने चाहिए, समाज में अध्ययन करने के तरीके क्या हैं, है ना, एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, ज्ञान मीमांसा बोलते हैं, उस पे फोकस कर रहे हैं। और बहुत सारे जर्मन विचारक हैं, वो सब, है ना, और उनके जो वो पूरी थियोरी दे रहे हैं, भविष्य का अनुमान लगा रहे हैं। मार्क्स भी उसी में है, हीगल है उसमें, इमैनुअल कांत हैं, बहुत सारे लोग हैं सब जर्मन। और राज्य से संबंधित सिद्धांत, जिसको पोल साइंस में आप पढ़ते हो, मुख्य रूप से ये फ्रांस की क्रांति के साथ पैदा हो रहा है। तो अब मैक्स वेबर हैं, वेबर भी इसमें आपका लिखा हुआ है, देखिएगा उनकी जीवनी लिखी हुई है, जर्मनी में पैदा हो रहे हैं, जर्मन है। तो मैक्स वेबर की भी जो थिंकिंग है वो सब्जेक्ट मैटर के साथ है, वो भी ट्रू सोशियोलॉजिस्ट हैं। और वेबर जो है ये कहते हैं कि ये जो आपने बनाया क्राइटेरिया, ये जो आपने क्राइटेरिया बना लिया यहाँ पे, और ये इंसान को यहाँ पे आपने रख दिया, ये तुर्खियम, तो इसमें आपने इस बाहर वाली दुनिया में जो सबके दिमाग में है, इसमें वैल्यू हो गए, नॉर्म्स हो गए, मूल्य हो गए, मानदंड हो गए, बिलीफ हो गया, विश्वास का व्यवस्था जो है, कस्टम, ट्रेडिशन, लॉ, इन सारी चीज़ों को बहुत महत्व दे दिया आपने, इसको सामाजिक तथ्य बता दिए। लेकिन ये वाला सब मिलकर के क्या बना रहा है, ये बना रहा है स्ट्रक्चर, संरचना। और ये आदमी हमेशा ये काम इसलिए नहीं कर रहा है कि ये इससे बंधा हुआ है, बल्कि ये इससे क्या मीनिंग ले रहा है। अर्थ, अगर ये कोई काम ये इसके साथ बातचीत कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, तो आपको इसके मीनिंग को, अर्थ को खोजना होगा। और ये अर्थ ये देगा, इसके लिए मीनिंग है। तो वेबर सोशल एक्शन की बात करते हैं, सामाजिक क्रिया की बात करते हैं, वे सभी व्यवहार सामाजिक क्रिया हैं, सोशल एक्शन हैं, और यही इसी की स्टडी करनी है, इसी का अध्ययन करना है, यही जानना है कि क्या है, और जो ये कर रहा है जिसमें कोई मीनिंग है, और मीनिंग इसके लिए है। इसलिए किसी भी सोशियोलॉजिस्ट को इसकी जगह खुद को रख करके देखना होगा, तो एम्पैथी का यूज करना पड़ेगा, समानुभूति का उपयोग करना पड़ेगा। एम्पैथी का मतलब होता है कि उसकी जगह खुद को रख करके उसके दुख दर्द को महसूस करना, उसके अर्थ को जानने की कोशिश करना। एम्पैथी मतलब होता है खुद को प्रोजेक्ट करना उस सिचुएशन में। तो सोशियोलॉजिस्ट का ये काम है। लेकिन इसमें जैसा वेबर कहते हैं कि जैसा आप प्रोजेक्ट करके जो समझो आप उसको क्या करो, सेम लिख लो, है ना। तो आपका काम क्या है, डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है। आपका काम क्या है, वर्णन है, एक्सप्लेन करना है, चीजों की व्याख्या करना आपका मकसद। और जब वर्णन करेंगे तो अपना कोई वैल्यू नहीं लगाएंगे, अपने मूल्य नहीं, अपने मन में क्या अच्छा क्या बुरा ये नहीं बताना है, क्योंकि हमारे मन में भी अच्छा और बुरा हम मानते नहीं, बल्कि आपको वैल्यू न्यूट्रलिटी, मूल्य से तटस्थ हो करके ये काम करना। मैं अच्छा बुरा नहीं देना, जो समझा, जो उसने अर्थ समझा वो उसको वैसे ही लिखो, एक्सप्लेन करो। वेबर कहते हैं ये बहुत अभ्यास का विषय है, बहुत इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, किसी भी सोशियोलॉजिस्ट को करनी चाहिए। और ये मुश्किल काम तो है भी, हमको भी समझ में आ रहा होगा, इसमें मेहनत तो लगेगी ना, मुश्किल तो है ये काम करना। तो ये वेबर हो गए। इसके साथ वेबर अब सोशल एक्शन को वो हमने बात की प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में भी देखते हैं कि जब कोई पता लगा व्यापारी अपना काम कर रहा है, बिजनेसमैन कर रहा है, तो वो उससे वो खुद क्या मीनिंग समझ रहा है। आपने दूर से देखा, आपने कहा कि ये भाई
इसलिए कर रहा है क्योंकि अब अमीर आदमी बनना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है, अथॉरिटी चाहता है, सत्ता चाहता है, पावर चाहता है, शक्ति चाहता है, ही वांट, है ना, अथॉरिटी एंड पावर। दैट्स वन द रीजन कि ही इज वर्किंग इन कैपिटलिज्म, है ना, ही इज शोइंग एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता को दिखा रहा है, काम कर रहा है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उसका लिए काम का मतलब क्या है, वो बताए ना, उसकी जगह रखो। तो वेबर बहुत ध्यान से अध्ययन करते हैं और फिर देखते हैं कि यार नहीं, वो जो यहाँ पे धर्म और इस उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप का आपसी संबंध है। धर्म ने कहा है काम करने को, धर्म प्रेरित कर रहा है, धर्म मोटिवेशन दे रहा है, अभिप्रेरण का काम कर रहा है, अंदर से जगा रहा है कि काम करो। बहुत बार धर्म नहीं करता है बहुत सारे कामों को, बहुत प्रेरणा नहीं देता, बल्कि आपको कहता है कि पढ़े रहो, जपते रहो, उसी की सेवा में रहो। तो उसको खोजते हैं और हम इस पे चर्चा पहले कर चुके हैं, पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं, तो वहां से इसको देख करके समझ लीजिएगा। पढ़ा होगा ही आपने कि अलग अलग धर्मों की चर्चा करते हैं, समझते हैं। इसके साथ वेबर जो है फिर अध्ययन करने के लिए ये भी बताते हैं, एक और मेथड देते हैं। उसमें कहते हैं कि आप किसी चीज़ को जाने, सोशियोलॉजिस्ट के लिए एक नई पद्धति देते हैं जिसको वो आइडियल टाइप कहते हैं। आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप। इसके अंतर्गत कहते हैं कि किसी भी चीज़ को, जैसे हमें किसी चीज़ की स्टडी करनी है, किसी चीज़ का अध्ययन करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके ऐसे पैरामीटर डिज़ाइन कर लेने चाहिए जैसे किसी चीज़ के जो एकदम आइडियल हो, हकीकत में ना हो, बल्कि हम मानते हो बेस्ट ऑफ बेस्ट, तो ये मतलब होगा ही होगा, ये एकदम आइडियल कंडीशन है। तो पॉइंट 1 लिख लिया, जैसे हमने लिख लिया कि एक परिवार है तो आदर्श परिवार हो गया, तो पति ऐसा हो, पत्नी ऐसी हो, सास ऐसे, ससुर ऐसे, ऐसा ये वो जो सीरियल वाला, पिक्चर वाला, प्यार मोहब्बत वाला, तो वो आप सब नोट कर लो। और उसके बाद आप एक असली का परिवार लो और इससे जो तत्व आपने इसमें यहाँ देखे, एलिमेंट देखे, उसको यहाँ पे ला करके लिखो और यहाँ वाले को देखो कितना परसेंटेज मैच हो रहा है। तो एक को ये ले लिया, फिर दूसरे को बना के फिर उससे भी कंपेयर किया, तीसरे से किया, तो आपको तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी का एक मेथड मिल जाएगा। ऐसे वेबर ब्यूरोक्रेसी का बनाते हैं, रिलीजन का बनाते हैं, सबका बनाते हैं। ब्यूरोक्रेसी का बनाया है तो इन्होंने बताया कि भाई एक ब्यूरोक्रेसी है। ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेसी सिर्फ आधुनिक समाजों में पाई जा रही, मॉडर्न में, बल्कि ब्यूरोक्रेसी बहुत पहले से है। तो वो बताते हैं कि वो कैसे फंक्शन करती है, स्टेट के काम करने का तरीका है। तो ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की है ना, आप यहाँ पे लिखा हुआ है हायरार्की है, जो ऑफिशियल्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, और आपके पास है ना, तो यहाँ पे 5-6 कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसको पढ़ लीजिएगा। ऑफिशियल मैनेजमेंट वगैरह सब बताया हुआ है, देख लीजिएगा। तो वो चीज़ें क्या हैं, ये हैं कि नौकरशाही में ये होगा ही होगा। लेकिन जब भारत में आप नौकरशाही को देखोगे तो देखोगे कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो पता लगा यूरोप वाली के देखोगे और इस जो पैरामीटर बताएं, जिसको आइडियल टाइप कहा, जिसको आदर्श प्रारूप कहा, उससे कंपेयर करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि भारत की ब्यूरोक्रेसी, बाहर वाली जो ब्यूरोक्रेसी है, वो सब दोनों में अंतर कहाँ पे है, कितना हम आइडियल टाइप के नज़दीक हैं और कितना उससे दूर हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें हैं कि आइडियल टाइप एक तो बनाना मुश्किल है ना। अब वेबर कहते हैं कि जो सबसे खास विशेषताएं हो उसको ध्यान में रखना। ये भी नहीं है कि ऐसा आइडियल टाइप हो जो हो ही नहीं सकता हो, मतलब ऐसा ही बना के करोगे क्या। अब राम जैसा व्यक्तित्व का बना दिया, वो कोई दूसरा वैसा हो ही नहीं पाया ताउम्र, तो व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का आइडियल टाइप बना दिया, ये भी कर दो। एवरेज सा होना चाहिए, औसत होना चाहिए, है ना, जो फंक्शनिंग हो, जो सच में हो, कुछ ऐसा खोजो, वैसा बनाओ। हर चीज़ का बन सकता है, जाति का बन सकता है, धर्म का, लेकिन बहुत लिबरल होकर भी नहीं बनाना है कि नहीं ऐसे, ये रियल वर्ड भी नहीं लिखना है, बल्कि बहुत एक्सट्रीम भी नहीं जाना है, बहुत नीचे भी नहीं जाना है। जो सच में अच्छा है, जो होता है, जो समाज के लिए ज़रूरी है, लोगों के लिए अच्छा है। अब ये ज़रूरी अच्छा आप उससे ले सकते हो, ऐसे दुर्खीम से हम दे सकते हैं, उस बैलेंस को खोज करके सोचें
और फिर उन पॉइंट्स को डिज़ाइन करें। तो ब्यूरोक्रेसी में बताया हुआ है सबके बारे में यहाँ पे, उसको देखिए, उसको पढ़िए, है ना। अब नेक्स्ट चैप्टर है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का है। इस वाले में आपको, है ना, एस.सी. रॉय के बारे में बताया गया है, घुरिये के बारे में बताया गया है, थोड़ा सा है अनंत कृष्ण अय्यर के बारे में भी है, जाति प्रजाति पे भी विचार हैं, है ना। और फिर डी.पी. मुखर्जी हैं, ए.आर. देसाई हैं, ये हैं। फिर एम.एन. श्रीनिवास हैं, एम.एन. श्रीनिवास हो गए। एम.एन. श्रीनिवास का बहुत नाम है दुनिया में, मतलब सोशियोलॉजिस्ट के बीच में बड़े लोग जानते हैं। अदर मतलब सब्जेक्ट वाले भी जो सोशियोलॉजी को नहीं जानते हैं या भारतीय समाज को नहीं समझते हैं, वो जो है वो भी इनका नाम जानते हैं, जाति के संदर्भ में है। अब हम इन्होंने जब यहाँ समझेंगे तो अगली एनसीईआरटी में पता लगेगा कि जैसे संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण की अवधारणा है, इनसे जुड़ी हुई है। और ये जो अवधारणाएं, जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं, इनका बाकी दोनों एनसीईआरटीओं में उपयोग है, और सबको हम ले करके तब उन एनसीईआरटी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्लास में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को करते हैं और फिर बाकी दो एनसीईआरटी करते हैं। ठीक है, चलिए।